Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS, and in this class we are going to discuss computer organization and architecture. ठीक है, ये हमारी क्लास नंबर सेकंड है। HPSC कंप्यूटर लेक्चरर के सिलेबस इसमें हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो वो फुल फर्स्ट क्लास भी कवर कर लीजिए। डिजिटल लॉजिक हमने पूरा कवर किया तो ऑलमोस्ट उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसमें हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स मेंशन्ड है सिलेबस में। मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसिंग मोड्स, ALU डेटा पाथ एंड कंट्रोल यूनिट, instruction pipelining and pipelining hazards, memory hierarchy in which we have cache, main memory and secondary memory. Then we have IO interface, interrupt and DMA mode. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मशीनी इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसिंग मोड से। कंप्लीट सिलेबस आपका 2 क्लासेस में होगा। ठीक है, सिंगल क्लास में कवर नहीं हो पाएगा, 2 क्लासेस में इसको कवर करेंगे। आज करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली कल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं और वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी आप जो भी मटेरियल है फ़िलहाल वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वेबसाइट पर हमारे क्या क्या चीज़ें हैं फ़िलहाल वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या फ्री वीडियोज़ में जो लिंक्स हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं। राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, फंडामेंटल्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, HSSC PGT, जो भी फ्री वीडियोज़ हैं वो यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो जो HPSC कंप्यूटर लेक्चरर का है वो भी आज लिंक ऐड हो जाएगा। देन आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। कुछ आपने प्रीवियस पेपर्स एक्सेस करने हैं लाइक UGC नेट के, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में अभी नहीं है एज सच, 1-2 एग्ज़ाम्स हैं सिर्फ डिस्क्रीट के। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी ताकि आप टेस्ट सीरीज़ भी ट्राई कर सकें, डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो ट्राई कर सकें यहाँ से। इन सब के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी ताकि आप लोग फेसबुक पेज से और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकें हमारे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ ये चीज़ें समझने से पहले कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, कितनी तरह की हैं, एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से हैं, थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं जिससे ये चीज़ें आसान हो जाएं और कभी भी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं CPU की। यहाँ पे हम क्या बात करें, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है ये सब्जेक्ट। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, जिस तरह से हम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देख रहे हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरह से हम डेली लाइफ में भी करते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं हम तो उसका आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, एक मॉडल डिज़ाइन करते हैं, उसमें देखते हैं ये पार्ट्स चाहिए। ठीक है, अब उन्हें वापस से क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन होता है और आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन अलग टर्म है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर अलग टर्म है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, बेसिकली डिज़ाइन से रिलेटेड है और कैसे हम उन्हें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं किस तरह से, जो भी चीज़ें हैं, पार्ट्स हैं, वो उन्हें हम किस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं, वो चीज़ क्या हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। ठीक है, ऑर्गेनाइज। तो देखिए अब CPU को आता है सबसे पहले एक चीज़ जो हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है, CPU का मेन फंक्शन क्या है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, क्या करता है ये, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना इसका प्राइमरी फंक्शन है। बाकी फंक्शंस भी हैं जैसे कंट्रोल करना है इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, इसी तरह से जितने भी बाकी कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी कंट्रोल करना, ये सब भी काम किसका है, CPU का है। लेकिन मेन जो उसका फंक्शन है वो क्या है, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफाइड टास्क। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एक प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो अब कंप्यूटर जो CPU हम बात करते हैं कि जिसने क्या करना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, वो क्या करता है, किस तरह से एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को। अब हम कहते हैं कि प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास। इंस्ट्रक्शन 1 है, देन इंस्ट्रक्शन 2 है। एक प्रोग्राम डिवाइडेड है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में। अब CPU क्या करेगा, सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, फेच करेगा, उसे डीकोड करेगा एंड देन उसे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, क्या करता है, रीड करेगा इंस्ट्रक्शन को या कहीं फेच करेगा, रीड कर रहा है एंड देन डीकोड कर रहा है और फिर एग्जीक्यूट कर रहा है।
ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ हो सकती हैं, ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ होंगी, देखिए जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो कहाँ होता है, मेन मेमोरी में होता है, वो कभी भी सेकेंडरी मेमोरी में नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो मेन मेमोरी में आ जाता है। ठीक है, अब जब भी प्रोग्राम मेन मेमोरी में आ गया और सीपीयू उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, अब इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, वो कंप्लीट एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर देता है। ठीक है, तो वो एक इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, देन डीकोड करेगा और देन एग्जीक्यूट करेगा, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी, फेच करेगा, डीकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। ठीक है, जब पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा देन ओवर होगा ये प्रोसेस। ठीक है, अब दो चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ तो देखिए अब ये इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स में भी हो सकती हैं और मेमोरी में भी हो सकती है। ठीक है, अलग अलग जगह पे हो सकती है, मेन मेमोरी में भी हो सकती है और रजिस्टर में भी हो सकती है। अब अगर रजिस्टर में होगी ना तब तो एग्जीक्यूट हो जाती है ये इमीडिएटली। ठीक है, उस केस में तो ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन अगर मेमोरी में होगी तो इसे क्या करना पड़ेगा, पहले इसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से अब ये फेच करेगा, रीड करेगा एंड देन डिकोड करेगा और उससे क्या करता है, एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ओवरऑल अगर हम देखें चीज़ें तो क्या समझ में आया कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस को फेच करते रहना पड़ता है। अब वो मेन मेमोरी से फेच करी जाती है, इट मींस मेमोरी से सीपीयू में जा रहा है डेटा, मेमोरी से कहीं और जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या यूज़ होंगी, सिस्टम बसेस यूज़ होंगी। सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम बस का कॉन्सेप्ट कि सिस्टम बस क्या होता है। अब देखिए मेन जो यहाँ पे क्रक्स है वो क्या निकला कि अभी आपके पास क्या एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम डिवाइडेड है इंस्ट्रक्शंस में। अब उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को जो स्टोर है अभी फ़िलहाल मेन मेमोरी में, ठीक है, उनसे हमें फेच करते रहना पड़ता है कि कौन सा डेटा आ रहा है, कहाँ मेमोरी से कौन सी इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, कहाँ पे डेटा को स्टोर करना है वापस, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होंगे, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम यूज़ करते हैं सिस्टम बस। अब सिस्टम बस क्या है, कम्युनिकेशन चैनल है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि हमें डेटा भी चाहिए, कभी डेटा चाहिए, कभी इंस्ट्रक्शंस जो हैं हम बोल रहे हैं। ठीक है, कभी हमें मेमोरी से एड्रेस फेच करना है, कभी हमें कंट्रोल सेंड करना है इधर से उधर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब हम अगर देखें तो क्या होगा, कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सिस्टम बस यूज़ करते हैं, जो क्या है, कम्युनिकेशन चैनल है। So a bus which is used to provide communication between the major components of the computer, that means CPU, memory and input output के बीच में जो communication provide कर रहा है वो बस जो है उसे हम बोलते हैं सिस्टम बस। ठीक है, अब देखिए जो CPU है ये क्या है, प्रोसेसिंग इसकी फास्टेस्ट है और ये मास्टर है। मेमोरी और IO इनकी जो है वो स्लो हो जाती है, मेमोरी की स्लो है और इनपुट आउटपुट की सबसे स्लो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट जो बसेस होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस, इनका क्या काम होता है। ठीक है, यहाँ से जर्नली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कि बस क्या होता है, उसके बाद कौन कौन सी बसेस होती हैं। तो देखिए कंट्रोल बस का काम क्या होता है, एड्रेस बस का क्या होता है और डेटा बस का क्या होता है। तो देखिए कंट्रोल बस क्या करती है, कैरी करती है कंट्रोल, टाइमिंग एंड कोऑर्डिनेशन सिग्नल्स टू मैनेज द वेरियस फंक्शंस अक्रॉस द सिस्टम। ठीक है, ये कैरी क्या क्या करेगी, कंट्रोल जो बस होगी वो कंट्रोल कैरी करेगी और साथ के साथ टाइमिंग्स सीपीयू क्लॉक के थ्रू होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन सिग्नल्स, ये सब चीज़ों को मैनेज कौन करता है, कंट्रोल बस, कंट्रोल बस मैनेज करती है। और एड्रेस बस देखिए क्या करता है, इज़ यूज टू स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशंस फॉर द डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड। अब जो एड्रेस बस है ये देखिए ये यूनी डायरेक्शनल होती है। एड्रेस बस क्या रहेगी, आपकी यूनी डायरेक्शनल रहेगी और ये क्या करेगी, ये स्पेसिफाई करती है मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, उन लोकेशंस को स्पेसिफाई करती है जिस डेटा को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे बात की कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, अब जो भी डेटा हमें चाहिए इधर से उधर हमें मूव करना पड़ रहा है तो उनका एड्रेस कौन स्पेसिफाई करता है, एड्रेस बस स्पेसिफाई करती है। देन हमारे पास आता है डेटा बस। तो देखिए डेटा बस क्या करेगा, डेटा बस हमारा बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, जो एड्रेस बस है यही है सिर्फ यूनि डायरेक्शनल। तो देखिए ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है, इट कैरीज द एक्चुअल डेटा बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स। तो जो एक्चुअल डेटा होता है वो कौन कैरी करता है, डेटा बस कैरी करता है। ठीक है, तो डेटा बस किस किस के बीच में, प्रोसेसर, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स के बीच में जो एक्चुअल डेटा को इधर से उधर सेंड करना है वो काम कौन करेगा, डेटा बस करेगा।
ठीक है, तो देखिए बेस्ड ऑन द विड्थ ऑफ एड्रेस बस की जितनी भी विड्थ होगी, यहाँ पे तो ये यहाँ पे आपको नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन अगर इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग हम ये क्या है, बेसिकली वायर्स हैं। ठीक है, क्या है बेसिकली, ये वायर्स हैं। ठीक, और कुछ नहीं है। बसेस क्या है, वायर्स, नथिंग एल्स। ठीक है, तो अब देखिए उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग जो भी एड्रेस बस की विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि मेन मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, क्योंकि वो कितना ही ट्रैवल कर पा रहा है डेटा। ठीक है, जो एड्रेसेस उतने ही ट्रैवल कर पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, विड्थ के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि कैपेसिटी कितनी है मेन मेमोरी की। और विड्थ डेटा बस की, अगर हम डेटा बस की विड्थ की बात करें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बता देंगे, वर्ड लेंथ ऑफ द सीपीयू। ठीक है, सीपीयू की हमेशा क्या होती है, एक वर्ड लेंथ होती है। 8 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट है, वर्ड लेंथ क्या है। ठीक है, उसके बेस पे हम डेटा बस की विड्थ के बेस पे हम क्या बता देंगे, वर्ड लेंथ बता सकते हैं सीपीयू की। और अब वर्ड लेंथ के बेस पे हम डिटर्मिन कर सकते हैं परफॉर्मेंस किसकी, सीपीयू की। ठीक है, ये सिर्फ एमसीक्यू टाइप्स में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हम पूरे डिटेल कवर नहीं करें, सिर्फ मेन चीज़ कवर करें जो एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो एड्रेस बस की विड्थ के बेस पे हम डिटर्मिन कर सकते हैं कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी। ठीक है, मेन एड्रेस का लेना देना किससे है, मेमोरी से है। और इसी तरह से डेटा बस, और फर्दर क्या हो जाएगा, डेटा कितना हमारा आ रहा है। जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा सेंड कर रहे हैं तो उससे ही पता चल रहा है कि वर्ड लेंथ क्या है सीपीयू की, एंड देन वर्ड लेंथ से हमें पता चलेगा परफॉर्मेंस क्या रहेगी सीपीयू की। नेक्स्ट देखिए, एक बार देखते हैं मेन जो सेक्शंस है सीपीयू के वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सेक्शंस में कौन कौन से आएंगे हमारे पास। सबसे पहला सेक्शन आता है ALU, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देन वी हैव कंट्रोल यूनिट, एंड आफ्टर दैट वी हैव एक्यूमुलेटर। ठीक है, मेमोरी में क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर आ जाएगा हमारे पास। और जर्नल एंड स्पेशल पर्पस क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जर्नल एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें होंगी हमारी मेन किसमें, सीपीयू में। ठीक है, ALU, कंट्रोल यूनिट, एंड एक्यूमुलेटर, एंड जर्नल एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। अब देखिए ALU का हमें पता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये क्या क्या काम करता है, मेनली अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जिसमें हमारा एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, डिवीजन आ जाता है, लॉजिकल एंड आ जाएगा, लॉजिकल और आ जाएगा। ठीक है, देन एक्सक्लूसिव और आ जाएगा, एक्सक्लूसिव नॉर आ जाएगा। ठीक है, नॉट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लेना आ जाता है, इंक्रीमेंट करना है 1 से, या इसी तरह से ऐड करना है कुछ और भी, चाहे किसने मर्जी से इंक्रीमेंट करें, डिक्रीमेंट करना है, लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट करना है, क्लियर करना है। ठीक है, ये सब जितने भी ऑपरेशंस होती हैं, ये सब ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है, ALU परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को आगे डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन इन सभी चीज़ों को आगे, क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड भी है ALU, डेटा यूनिट एंड डेटा पाथ एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इन्हें आगे भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। तो अब देखिए कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है जितना भी ऑपरेशन, एंटायर ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, जितना भी कंट्रोल, जितने भी सिस्टम्स हैं सभी को, जितने, तो देखिए कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये सारे ही ऑपरेशंस को, जितना भी काम चल रहा है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन वर्क रहता है कंट्रोल यूनिट का। तो देखिए जो एड्रेस बसेस हैं या इंस्ट्रक्शंस कब रीड करनी है, कौन रीड करेगा, कैसे डेटा सेंड करना है, एड्रेसेस कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें कौन चेक कर रहा है, CU चेक कर रहा है, कंट्रोल यूनिट देख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आता है, मेन रजिस्टर्स आते हैं। ठीक है, इनके नेम्स एक्चुअली जगह जगह यूज़ होंगे, तो उससे पहले थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, देखिए स्टोर करने के लिए डेटा को टेम्परेरीली। ठीक है, जब भी एग्जीक्यूट होता है, जब भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेरीली कुछ डेटा को, जो भी प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके डेटा को स्टोर करना पड़ता है। तो रजिस्टर यही काम करता है। ठीक है, CPU में हमारे रजिस्टर्स होते हैं, जर्नल एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स कहाँ पर होते हैं, CPU में होते हैं। और ये टेम्परेरीली क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसके। ठीक है, अब देखिए जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स है वो प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी करता है। ये नहीं है कि सभी प्रोसेसर्स में सेम ही होते हैं, तो प्रोसेसर्स टू प्रोसेसर क्या करेगा, नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो हैं आपके वो वेरी कर सकते हैं, कभी थोड़ा ज़्यादा कभी कम होता है।
ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है एक्यूमुलेटर एंड देन जर्नल एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। तो देखिए एक्यूमुलेटर, जर्नल पर्पस रजिस्टर्स एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स का थोड़ा सा देखते हैं कि ये होते क्या हैं। एक्यूमुलेटर वो रजिस्टर है, देखिए एक्यूमुलेटर वो रजिस्टर होता है जो हमारा एक ऑपरेंड को, ठीक है, एग्जीक्यूशन होने से पहले, ठीक है, जब भी हमारा एग्जीक्यूशन होना है उससे पहले एक्यूमुलेटर क्या करता है, एक ऑपरेंड को होल्ड करता है। ठीक है, हमारे ऑपरेंड्स हैं, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हो सकते हैं, 2 ऑपरेंड्स होंगे बाइनरी ऑपरेटर के केस में। तो एक ऑपरेंड को जो होल्ड करेगा एग्जीक्यूशन से पहले वो कौन सा रजिस्टर होगा, एक्यूमुलेटर होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आने वाला रजिस्टर होता है वो कौन सा होता है, एक्यूमुलेटर। मोस्ट फ्रिक्वेंटली, सब मतलब जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है आपका, मोस्ट फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी जल्दी में यूज़ में आने वाला रजिस्टर होता है वो कौन सा होता है, एक्यूमुलेटर होता है। ठीक है, कई सीपीयूज़ में आपका सिंगल एक्यूमुलेटर होता है, 1 ही होता है एक्यूमुलेटर, और कईयों में ज़्यादा भी हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर आपका वो रजिस्टर है जो क्या करेगा, एक ऑपरेंड को होल्ड करके रखता है बिफोर प्रायर, मतलब बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ अ इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एग्जीक्यूशन होने से पहले इंस्ट्रक्शन की उसे क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रजिस्टर आपका कौन सा होता है, एक्यूमुलेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जर्नल पर्पस रजिस्टर्स। तो देखिए ये क्या स्टोर करके रखते हैं, ये स्टोर करेंगे डेटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। ठीक है, जो भी हमारा डेटा है और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होंगे जब भी एग्जीक्यूशन हो रही है। ठीक है, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होंगे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये स्टोर करके रखेंगे डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास, और हर रजिस्टर का अपना ही एक काम होता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली डिफरेंट जो पर्पस है उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये यूज़ किए जाते हैं। जनरली हमारे पास एक प्रोग्राम काउंटर रहता है, पीसी, दैट इज़ प्रोग्राम काउंटर। एक स्टैक पॉइंटर भी होता है। ठीक है, ये वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि फिक्स ही हैं। ठीक है, वेरी कर सकते हैं प्रोसेसर टू प्रोसेसर। देन हमारे पास आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो देखिए इंस्ट्रक्शंस में हम इसकी बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, देन हमारे पास आता है एक इंडेक्स रजिस्टर होता है। ठीक है, एक इंडेक्स रजिस्टर भी होता है। इंडेक्स रजिस्टर, इसको IR नहीं बोलते, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को ही IR लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स रजिस्टर। देन हमारे पास होता है MAR, दैट इज़ मेमरी एड्रेस रजिस्टर। MBR, दैट इज़ मेमरी बफर रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सभी CPUs यही वाले रजिस्टर को होल्ड कर मतलब रखते ही हैं। ठीक है, होते ही हैं उनके पास, ज़रूरी ये ज़रूरी नहीं है, वेरी करेंगे ये। ठीक है, तो इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। नेक्स्ट, तो देखिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर अ सेट ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं, हम कह रहे हैं कि प्रोग्राम किस में डिवाइडेड है, इंस्ट्रक्शंस में डिवाइडेड है। तो देखिए ये भी क्या होता है, मशीन लाइक बाइनरी लैंग्वेज में ही होता है, 0101 की फॉर्म में होती है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंप्लीट जो इंस्ट्रक्शन होगी वो इस फॉर्म में ही रहेगी हमेशा। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर प्रोसेसर समझता है और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेसिकली, जो भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, और कंप्यूटर परफॉर्म करता है टास्क ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड। तो अब जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं अकॉर्डिंगली कंप्यूटर परफॉर्म करता है। अब देखिए जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उससे डिफरेंट फील्ड्स में, ठीक है, कंप्राइजेज ऑफ ग्रुप्स कॉल्ड फील्ड्स। तो यहाँ पे डिफरेंट ये क्या है, ग्रुप्स हैं जिन्हें फील्ड्स भी बोल देते हैं, उसमें डिवाइडेड है एक इंस्ट्रक्शन। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए ऑपरेशन कोड सबसे पहले, जिसे हम ऑप कोड बोलते हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देन वी हैव एड्रेस फील्ड। ठीक है, एड्रेस फील्ड है जहाँ पे क्या बताया जाता है, विच कंटेन्स द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड। ठीक है, क्या बताया जाएगा, ऑपरेशन ऑपरेंड की लोकेशन बताई जाएगी। ठीक है, तो हमारे अगर 2 ऑपरेंड्स हैं तो एक ऑपरेंड की लोकेशन यहाँ बताई जाएगी, अगर सिंगल ऑपरेंड है तो वो एक्यूमुलेटर में ही रहेगा। ठीक है, तो ऑपरेटर की क्या, ऑपरेंड की क्या बताई जाती है, लोकेशन बताई जाती है। या तो वो रजिस्टर में होगा या कहाँ होगा, मेमोरी में होगा। ठीक है, 2 ही जगह हो सकता है, तो या तो उसे रजिस्टर में ढूंढा जाएगा या वो मेमोरी में ढूंढा जाएगा। देन देखिए मोड फील्ड क्या बताएगा कि कहाँ पे ऑपरेंड आपका लोकेटेड है।
ठीक है। मोड फील्ड क्या बताएगा, जो ऑपरेंड है जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो मेमोरी में है या रजिस्टर में है, ये चीज़ स्पेसिफाई करेगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है। तो ये हम स्टडी करते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस में। तो बेसिकली जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस है ना वो 3 तरह की हो सकती हैं। मेमोरी रेफरेंस, जहाँ पे यहाँ पे कौन सा एड्रेस होगा, मेमोरी का होगा। रजिस्टर रेफरेंस, दैट मीन्स यहाँ पे क्या एड्रेस होगा, रजिस्टर का होगा। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। ठीक है, हमें कोई रजिस्टर की या उसकी कोई अभी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसे डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। मेमोरी रेफरेंस होगा तो इट मीन्स जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं ये रेफर करें मेमोरी एड्रेसेस को एज एन ऑपरेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेंड में यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, ऑपरेंड या एड्रेस ऑफ ऑपरेंड में एड्रेस आएगा मेमोरी का। ठीक है, मेमोरी का कोई भी एड्रेस दिया हुआ है जहाँ से हम ऑपरेंड को फेच करेंगे। और जो बाकी दूसरा ऑपरेंड है वो तो कहाँ पे होगा, हमेशा एक्यूमुलेटर में होगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने बिट्स यूज़ किए जा रहे हैं, 15 बिट्स यूज़ हो रहे हैं। 16, 0 से 15 क्या कितना हो गया, 16 हो गए। तो 12 कौन से यूज़ हो रहे हैं आपके, 12 तो ये एड्रेस के लिए यूज़ हो रहे हैं, 13 ऑप कोड के लिए यूज़ हो रहे हैं और 1 बिट आपका एड्रेसिंग मोड के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम जब भी मेमोरी रेफरेंस होगा तो 111 यूज़ नहीं होगा ऑप कोड में। ठीक है, 111 तब यूज़ होता है जब हम लोकेट कर रहे होते हैं रजिस्टर को। ठीक है, जब भी हम यूज़ कर रहे होंगे रजिस्टर, तो मेमोरी के टाइम पर हम यहाँ पे 111 नहीं लेंगे। और 1 बिट हम यूज़ करते हैं एड्रेसिंग मोड के लिए। ठीक है, कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 0 या 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर डायरेक्ट हम मेमोरी को करें एक्सेस या इनडायरेक्ट करें, अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए रजिस्टर रेफरेंस। यहाँ पे रजिस्टर रेफरेंस में हमने बात की कि यहाँ पे हमेशा 111 रहेगा रजिस्टर के केस में, और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, अगर 1 होगा तो दैट मीन्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। ठीक है, 111 यहाँ पे रहेगा और 1 यहाँ होगा तो वो आपको बताएगा कि ये क्या है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। और यहाँ पे 0 होगा तो वो क्या पता चलेगा उससे हमें कि ये रजिस्टर रेफरेंस है। ठीक है, तो बाकी के 12 बिट जो है वो रजिस्टर ऑपरेशन के लिए रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है कंप्यूटर और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में, इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट दे रहे हैं। मेमोरी से नहीं आ रहा है जा रहा है डेटा। ठीक है, या तो यूज़र दे रहा है, मतलब या तो यूज़र दे रहा है या वो ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 111 रहेगा और यहाँ अब इस केस में आपके पास क्या रहेगा, 1 रहेगा यहाँ पे, ताकि पता रहे कि ये क्या है, इनपुट आउटपुट है। तो देखिए क्वेश्चंस यहाँ से कैसे बन सकते हैं। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन से आपसे पूछा जा सकता है कि ऑप कोड की रेंज क्या रहेगी। तो ऑप कोड की रेंज यहाँ पे क्या रहेगी, 000 से लेकर 110। ठीक है, रजिस्टर रेफरेंस में ऑप कोड की वैल्यू पूछी जा सकती है तो वो क्या होगी, 111। और इसी तरह इनपुट और आउटपुट से पूछ लिया आपको ऑप कोड की वैल्यू तो वो क्या रहेगी, 111। ठीक है, अब देखिए जो इस वाले केस में मेमोरी रेफरेंस वाला केस है, तो इसमें आपका जो मोड है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। रजिस्टर रेफरेंस वाले में जो मोड की वैल्यू है वो क्या रहेगी, आपकी 0 ही रहेगी। ठीक है, और इनपुट आउटपुट वाले केस में आपके पास जो मोड है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे 1 रहेगी और यहाँ पे वैल्यू 0 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तीनों इनके नाम में से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 3 ये नाम दे दिए, एक और कुछ दे दिया, पूछ लिया कौन सा नहीं है, बेसिक इंस्ट्रक्शन टाइप। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिए ये बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, ये क्या है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। ठीक, तो जो 16 बिट होती हैं। ठीक है, कितने बिट है, ये 16 बिट है। नेक्स्ट देखिए जो फॉर्मेट होता है ये ज़रूरी नहीं है कि 16 बिट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये वेरी भी कर सकता है। और जो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2 एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये जो वेरी कर रहे हैं ये देखिए, इंस्ट्रक्शन इज ऑफ वेरिएबल लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एड्रेसेस इट कंटेन्स। तो जर्नली जो CPU होता है उसमें 3 टाइप बेस्ड होते रहती हैं इंस्ट्रक्शंस, एंड किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होंगी, वो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड्स के ऊपर। तो देखिए फर्स्ट होता है सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड इज स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि यहाँ पे जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं वहाँ इन्वॉल्व है स्पेशल रजिस्टर जिसका नाम होता है एक्यूमुलेटर। जर्नल पर्पस रजिस्टर, जो जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे देखिए क्या है, मल्टीपल रजिस्टर्स हमारे यूज़ होंगे कंप्यूटेशन पर्पस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2, 3,
4 तो जर्नली नहीं पाए जाते हैं, होते नहीं हैं, ठीक है। तो 2, 3 ये एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होंगी। देन हमारे पास रहता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, स्टैक्स पे वर्क होता है, ठीक है। स्टैक बेसिस ऑपरेशंस होते हैं, तो स्टैक्स में हम लाइक पुश पॉप करते हैं, तो हमें एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमेशा कहाँ से होगा, टॉप ऑफ द स्टैक से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस फील्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए जो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या रहेगा 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, मॉड और ऑप कोड। तो देखिए हमने देखा था जर्नल जो है क्या रहता है, हमारे पास मोड रहता है, देन ऑप कोड रहता है, और फिर ऑपरेंड या एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ठीक है। ये हमारा एक जर्नल फॉर्मेट रहता है इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन का 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब एड्रेस नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ हम देखें एग्जाम्पल में तो क्या है, सिर्फ ऑप कोड है, ठीक है। ऑप कोड रहेगा, मोड रहेगा साथ में, ठीक है। सिर्फ ऑप कोड है, एड्रेस नहीं है कोई भी। 1 एड्रेस में देखें तो मोड रहेगा, ऑप कोड रहेगा और साथ में ऑपरेंड रहेगा, सिंगल रहेगा, ठीक है, सिंगल ऑपरेंड होगा। तो देखिए यहाँ पे भी एक सिंगल ही दिया गया है। देन 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस होंगे, तो उस केस में हमारा क्या रहेगा, मोड रहेगा, ऑप कोड रहेगा और ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, तो 2 हैं रहेंगे, ठीक है। 2 एड्रेस है तो 2 एड्रेसेस दिए जाएंगे या 2 ऑपरेंड्स दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो इसमें कितने हैं, देखिए 3 ऑपरेंड्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 3 ऑपरेंड्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो R1 और R2 को ऐड करके यहाँ पे हमने निमोनिक दिया हुआ है ऐड, ठीक है। तो इन्हें ऐड करके हम किस में स्टोर करा रहे हैं, R1 में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे डिफरेंट रहते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट टाइप्स 0, 1, 2 एंड 3 अकॉर्डिंगली। किसके ऊपर बेस्ड हैं ये, एड्रेसेस के ऊपर, नंबर ऑफ एड्रेसेस जो हम अपनी इंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट देखिए इंस्ट्रक्शन साइकिल की अगर बात करें हम, तो हमने इसके बारे में पहले भी बात की। तो देखिए फेच किया जाता है इंस्ट्रक्शन को, देन डीकोड किया जाता है, रीड किया जाता है एड्रेस मेमोरी से, एंड देन एग्जीक्यूट किया जाता है इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो जर्नल एक ये इंस्ट्रक्शन साइकिल रहता है हर इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। फेच किया जाएगा, डीकोड किया जाएगा एंड देन जर्नली हम कह देते हैं एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। साथ में ये भी एक हमारा ऐड हो जाता है स्टेप, रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। तो ये हमारा रहता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक इज एड्रेसिंग मोड्स। तो देखिए एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है और कितनी तरह के होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। जब भी हमें किसी भी इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड को फेच करना होता है, तो देखिए जब कि कोई भी इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करें तो जो भी ऑपरेंड्स उसमें यूज़ हो रहे हैं उन्हें हमें फेच करना पड़ेगा, ठीक है। और या वो लोकेटेड कहाँ कहाँ हो सकते हैं, या तो मेन मेमोरी में होंगे या सीपीयू रजिस्टर्स में होंगे, ठीक है। तो अगर मेन मेमोरी में होंगे तो जो भी एड्रेस होगा उसका पर्टिकुलर एड्रेस होगा, ठीक है। जब भी मेन मेमोरी में हम बात करते हैं तो क्या है, मेन मेमोरी भी क्या है, हम अगर एक एरे की तरह उसे देखें तो एरे में क्या है, कोई भी एड्रेस होगा पर्टिकुलर लोकेशन का। अब उस एड्रेस की हेल्प से क्या करेंगे, हम उस ऑपरेंड को फेच करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी ऑपरेंड प्लेस्ड होगा मेन मेमोरी में तो हम उसका एड्रेस देंगे ऑपरेंड फील्ड में, ठीक है। ऑपरेंड फील्ड में देते हैं हम एड्रेस, ठीक है। हमारे पास मोड फील्ड है, ऑप कोड फील्ड है और ऑपरेंड फील्ड है। तो ऑपरेंड फील्ड में क्या देंगे, हम लोकेशन का एड्रेस देंगे। अब देखिए बहुत से मेथड्स होते हैं, मैनी मेथड्स आर फॉलोड टू स्पेसिफाई द ऑपरेंड एड्रेस। अब कई वेज हैं हमारे पास, ठीक है, जिनके थ्रू हम क्या दे सकते हैं, ऑपरेंड का एड्रेस स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब इन्हीं डिफरेंट मेथड्स को या मोड्स को जिनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं ऑपरेंड का एड्रेस, क्या बोलते हैं, इन्हें एड्रेसिंग मोड्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, एड्रेसिंग मोड्स बोला जाता है। तो देखिए कौन कौन से डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स अवेलेबल हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट, रजिस्टर, रजिस्टर इनडायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट, स्टैक एड्रेसिंग मोड, ठीक है। ये डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स अवेलेबल होते हैं। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारी इसमें यूज़ की जाती हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा एक तो स्टार्टिंग एड्रेस होता है, ठीक है। अगर कभी भी हम बात करते हैं एरे की, या तो एक क्या होगा, पर्टिकुलर एड्रेस गिवन होगा, ठीक है, या तो एक पर्टिकुलर एड्रेस गिवन होता है, या कई बार क्या होता है हमें बेस एड्रेस बता दिया और बता दिया कि 0, सपोज यहाँ पे क्या 100 और 10th एलिमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर एलिमेंट है या कैरेक्टर है, फ्लोट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उतने लोकेशंस क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। 10 है, अगर कैरेक्टर होगा तो 10 ऐड कर देंगे तो 110 पे मिल जाएगा। अगर इंटीजर है तो 20 या 40 ऐड कर देंगे,
इसी तरह से फ्लोट होगा तो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग एड्रेस भी चाहिए होता है, तो ये कुछ टर्म्स है जो हमारी यूज़ होती हैं लाइक। और इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है, इफेक्टिव एड्रेस या ऑफसेट, ऑफसेट इज डिटर्मिन्ड बाय एडिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एड्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, लाइक देखिए जैसे डिस्प्लेसमेंट बता दिया, बेस और इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट दे दिया कि कितना दूरी पर है, ठीक है, या बेस दे दिया और इंडेक्स स्पेसिफाई कर दिया, तो ये इनको ऐड करके अकॉर्डिंगली हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी हमारा इफेक्टिव एड्रेस बनता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की। ठीक है, सबसे पहले कौन सा हमारा आता है एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा ओप कोड है उसके बराबर में जो भी नंबर लिखा हुआ होता है ना, तो यही क्या होता है, ऑपरेंड होता है। ठीक है, तो यही क्या होगा, आपका ऑपरेंड होगा। कोई भी मेमोरी रेफरेंस की इस केस में ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये फास्ट रहेगा। और यहाँ पे मेमोरी रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें मेमोरी में जाके किसी भी डेटा को फेच करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है उसी में हमें क्या दिया हुआ है, हमारा ऑपरेंड गिवन है। ठीक है, ऑपरेंड इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो पार्ट होगा इंस्ट्रक्शन का ही, वहीं पे ही हमें क्या दिया हुआ है, ऑपरेंड। जो एड्रेस फील्ड दिया हुआ है इसी में ही क्या है, ऑपरेंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 5 टू द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ऑपरेंड, जो भी नंबर स्पेसिफाइड है वो ही हमारा क्या है, ऑपरेंड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो देखिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि जो भी हमारा एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे जो भी एड्रेस दिया हुआ है, सपोज ये मेमोरी है, यहाँ पे हमारे पास 200 300 इस तरह से ये मेमोरी एड्रेसेस हैं सपोज। ठीक है, अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस हैं, इन बिटवीन भी होंगे। ठीक है, स्किप कर दिए वो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या दिया हुआ है कि इस जगह पे 300 स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ 300 वाली लोकेशन पे कौन सा ऑपरेंड है। सपोज यहाँ पे 15000 है या कोई और ऑपरेंड है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ अब क्या है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब कि डायरेक्ट हमें क्या दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, और वो किसका है, मेमोरी का है। यहाँ अभी रजिस्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग अगर बात की जाती है तो वो किसका है, डायरेक्टली मेमोरी का है, मेन मेमोरी से हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये किससे कर रहे हैं, मेन मेमोरी से कर रहे हैं। तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ होगा और उस एड्रेस पे जो भी ऑपरेंड है, जो भी वैल्यू है, वो हमारी एज ऑपरेंड क्या होगी, यूज हो जाएगी। ठीक है, सो एड्रेस फील्ड कंटेन्स एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। ठीक है, जिस तरह से हम पॉइंटर्स में वर्क करते हैं लैंग्वेजेस में, उसी तरह से हो गया सी लैंग्वेज में। तो ये क्या दिया हुआ है, पॉइंटर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का, लगा ले तो यहाँ पे ऑपरेंड है। ठीक है, तो इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा, एड्रेस फील्ड। अभी यहाँ पे अगर हमने देखा सिंगल मेमोरी रेफरेंस क्या है, हमें यूज़ करना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए डेटा को। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, सिंगल मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पे अगर ऐड सपोज 100 दिया तो 100 वाला लोकेशन हम चेक करेंगे और उस पर जो भी है वो एक्यूमुलेटर में ऐड कर देंगे। ठीक है, या अगर ऐड ए दिया तो कंटेंट्स जो भी सेल ए के हैं वो एक्यूमुलेटर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, एक सिंगल मेमोरी रेफरेंस होता है। ठीक है, एक सिंगल मेमोरी को हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली लोकेट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेस करने के लिए डेटा को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका लिमिटेड रहता है एड्रेस स्पेस। ठीक है, और नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग जैसे हम सी में करते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, सी में हम क्या करते हैं, पॉइंटर टू एन पॉइंटर करते हैं ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वेरिएबल है, ठीक है, एक सी वेरिएबल है, सपोज सी ही वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 10 है, और इसकी लोकेशन क्या है, 100 है। आगे फर्दर 100 है, इसकी लोकेशन क्या है, 1000 है। ठीक है, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में तो हमें 100 दिया और उस पर हमने 10 एक्सेस कर लिया। इनडायरेक्ट के केस में हमें 1000 दिया है, तो यहाँ से पहले हमने 100 देखा, फिर 100 वाली लोकेशन पे गए और फिर 10 को क्या किया, फेच किया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, क्या है ये, इनडायरेक्ट है। सो मेमोरी सेल पॉइंटेड टू बाय एड्रेस फील्ड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंटर टू ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है, इसका यहाँ पे 10 है, सपोज ये 100 है, ये लोकेशन है 100, और यहाँ पे क्या है, स्टोर 100। ठीक है, तो ये 10 है, ये 100 है, और ये कहाँ स्टोर है, 100 यहाँ स्टोर है। इसका एड्रेस क्या है, 1000, और यहाँ पे क्या गिवन होगा हमें, 1000। ठीक है, तो ये होता है इनडायरेक्ट
एड्रेसिंग डायग्राम जहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंटर टू एंड पॉइंटर, ठीक है। तो इस ये जो इनडायरेक्ट एड्रेस है, इसका मतलब हम इस वाली लोकेशन पर गए 1000 वाली पे, अब यहाँ पे भी हमें एक एड्रेस मिल रहा है। अब उस एड्रेस की हेल्प से हम कहाँ जाएंगे, जो पर्टिकुलर एड्रेस मिला उस एड्रेस पे जाएंगे। अब जो यहाँ वैल्यू मिलेगी वो क्या है, हमारा ऑपरेंड है, ठीक है। तो देखिए इस वाले केस में हमारे पास क्या होता है, लार्ज एड्रेसेस होते हैं, तो आगे के आगे हम क्या करते हैं, चेन कर लेते हैं, नेस्टेड हो जाते हैं, मल्टी लेवल हो जाते हैं, कैस्केडेड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये स्लो हो जाता है थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रजिस्टर एड्रेसिंग। तो देखिए रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या होगा, ऑपरेंड इज हेल्ड इन रजिस्टर, ठीक है। अब जो हमारा ऑपरेंड है वो मेन मेमोरी में नहीं है, ठीक है। जो हमारा ऑपरेंड है वो मेन मेमोरी में नहीं है, कहाँ पर अवेलेबल है, रजिस्टर में अवेलेबल है, ठीक है। जो हमारा ऑपरेंड होता है इंस्ट्रक्शन का वो मेमोरी में भी हो सकता है और रजिस्टर में भी हो सकता है, ठीक है। रजिस्टर में होगा तो वो साथ के साथ एग्जीक्यूट हो जाता है इमीडिएटली, ठीक है। कम टाइम लगता है क्योंकि सबसे नियर कहाँ सीपीयू के क्या है, सीपीयू में ही है रजिस्टर्स, तो सबसे क्लोज उसके क्या है, रजिस्टर्स ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी ऑपरेंड्स हैं वो रजिस्टर्स में हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो भी आर दिया हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेमोरी को हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं अगर डायरेक्ट है, ठीक है। अगर रजिस्टर एड्रेसिंग बोला जाता है तो ये डायरेक्ट रजिस्टर्स से हम क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो फास्ट रहता है, वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, रजिस्टर्स हैं, ये डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, इसका एड्रेस होगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर रजिस्टर है, ये उसी को यहाँ पे बता दिया गया R1 R2 R2 3 जो भी रजिस्टर है, ये रजिस्टर एड्रेस दे दिया और वहीं पे डायरेक्ट हम गए और ऑपरेंड को हमने फेच कर लिया, ठीक है, यूज़ कर लिया। अब देखिए रजिस्टर इनडायरेक्ट भी होता है, मेमोरी डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट सिंपल लिखा है तो वो क्या है, मेमोरी। रजिस्टर लिखा है सिंपली तो वो क्या है, डायरेक्ट रजिस्टर। इनडायरेक्ट लिखा है तो वो क्या है, सिंपली इनडायरेक्ट मेमोरी से एक्सेस करें। और रजिस्टर इनडायरेक्ट लिखा होगा तो वो क्या होगा, रजिस्टर के थ्रू हम क्या करें, इनडायरेक्टली पहुंच रहे हैं अपने ऑपरेंड तक। तो देखिए इस केस में क्या रहेगा, यहाँ पे रजिस्टर का एड्रेस दिया हुआ है, इनडायरेक्ट है, दैट मीन्स एक बार हम एक्सेस करेंगे देन सेकेंड लेवल भी रहेगा वहाँ पर, ठीक है। इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट में तो डायरेक्ट उस लोकेशन तक पहुँचते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट के केस में हम दूसरी लोग पहले एक लेवल पे पहुँचेंगे फिर दूसरे लेवल पे पहुँचेंगे। अब देखिए इस केस में डिफरेंस क्या रहता है, इसमें दोनों रजिस्टर्स नहीं है, ठीक है, दोनों रजिस्टर्स नहीं है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। रजिस्टर इनडायरेक्ट में यहाँ पे किसी भी रजिस्टर का एड्रेस होगा तो पहले हम वहाँ पहुँचेंगे। अब यहाँ से हमें किसी भी मेमोरी का एड्रेस मिलेगा, मेन मेमोरी का एड्रेस मिलेगा यहाँ से, ठीक है। जब रजिस्टर में देख रहे हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट वाले मोड में, तो यहाँ पे मेन मेमोरी का एड्रेस मिलेगा। अब उस वाले एड्रेस पे हम मूव करेंगे और ऑपरेंड को फेच करेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम आपके पास कितने रहेंगे मेमोरी एक्सेसेस और किस तरह के रहेंगे, देखिए एक बार तो आप मेन मेमोरी को एक्सेस करें और एक बार आप रजिस्टर को एक्सेस करें। जबकि अगर रजिस्टर्स नहीं होगा, सिर्फ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, तो दो बार आप क्या करें, मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमारा एग्जीक्यूशन जो टाइम है वो डिफ़र करता है। अब देखिए एक चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग, इसमें क्या हो जाता है, स्टार्ट एड्रेस और साथ में हम क्या दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, जितना भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव एड्रेस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे कोई रजिस्टर्स दिए हुए हैं सपोज, तो यहाँ पॉइंटर है ऑपरेंड का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंटर में साथ में डिस्प्लेसमेंट भी ऐड किया, तो फिर हम एक्चुअल जो हमारा एड्रेस है, इफेक्टिव एड्रेस, वहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। रिलेटिव एड्रेस में भी इसी तरह से है, ये भी डिस्प्लेसमेंट का ही एक वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर हमारा ऐड हो जाता है, जो भी हमारा स्टार्ट एड्रेस है या बेसिक एड्रेस है, ठीक है, उसमें ऐड हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाता है, इफेक्टिव एड्रेस आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टैक एड्रेसिंग होता है। तो देखिए स्टैक में तो ऑपरेंड हमेशा कहाँ पे होगा, टॉप ऑफ द स्टैक पे होगा, ठीक है, क्योंकि वही हमारा हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट ही होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, अगर ऐड करें या पॉप करें तो टॉप से ही होगा हमेशा, तो जो ऑपरेंड है वो टॉप ऑफ द स्टैक से फेच कर लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है आपसे, वैसे सिंपल वन लाइनर भी हो सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर थोड़ा सा टिपिकल की बात करें तो देखिए किस तरह से आ सकता है, गिवन द फॉलोइंग मेमोरी वैल्यूज एंड वन एड्रेस मशीन विद एन एक्यूमुलेटर, ठीक है, सिंगल एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वर्ड 20 कंटेन्स 40, 30 कंटेन्स 50, 40 कंटेन्स 60, 50 कंटेन्स 70।
अब अगर हम लोड इमीडिएट 20 करते हैं, ठीक है, तो हमारे एक्यूमुलेटर में क्या लोड होगा, लोड करना है, ठीक है, तो इस केस में क्या लोड होगा, इमीडिएट मतलब जो भी यहाँ दिया हुआ है वही चीज़ यूज़ होती है, ठीक है, वही ऑपरेंड काउंट होगा, तो ये 20 ही हमारा काउंट होगा। देन देखिए नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है, डायरेक्ट 20। डायरेक्ट 20 मतलब अब 20 वाले जो एड्रेस है उस पर जो भी वैल्यू है वो हमारा ऑपरेंड होगा। तो 20 पे देखिए क्या वैल्यू है, 40 वैल्यू है, तो इस केस में एक्यूमुलेटर में क्या लोड होगा, 40 लोड होगा। इनडायरेक्ट के केस में देखिए क्या है, 20 गिवन है, अब 20 पे क्या है, 40 है, अब 40 पे फर्दर जाएंगे, 40 पे क्या है, 60 है। इनडायरेक्ट में क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर, तो 20 पे क्या है, 40, 40 पे क्या है, 60। इस तरह से आप मूव करके चेक करेंगे। तो अब सी वाले में क्या लोड होगा, एक्यूमुलेटर में 60 लोड होगा। देन इसी तरह से इमीडिएट 30 है तो 30 आ जाएगा, डायरेक्ट वाले केस में 50 आ जाएगा, और इनडायरेक्ट 30 है तो 50 पे देखिए क्या है, 70, तो इसमें क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एड्रेस फील्ड इन एन इंस्ट्रक्शन कंटेन्स डेसिमल वैल्यू 14। ठीक है, तो एड्रेस फील्ड में क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। वेयर इज द कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेंड लोकेटेड फॉर, इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या आएगा, तो इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या आ जाएगा, देखिए 14 ही आ जाएगा एज इट इज एड्रेस फील्ड में। देन डायरेक्ट एड्रेसिंग की अगर बात करें तो मेमोरी लोकेशन आएगी 14 की, ठीक है, क्या आएगी, मेमोरी लोकेशन जो भी होगी 14 की वो आएगी। इनडायरेक्ट में क्या आएगी, मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज इन मेमोरी लोकेशन 14, ठीक है, अब जिसका एड्रेस मेमोरी लोकेशन 14 में है वो वाला मेमोरी लोकेशन आएगा कहाँ पे, इनडायरेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे रजिस्टर एड्रेसिंग में रजिस्टर 14 लिखा आ जाएगा 14, और रजिस्टर इनडायरेक्ट में देखिए वो मेमोरी लोकेशन आएगा जिसका एड्रेस किस में है, रजिस्टर 14 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइम्स डज द प्रोसेसर नीड टू रेफर टू मेमोरी इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्शन फेच, ठीक है, इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्शन फेच। अब आपने सही से कैलकुलेट करना है कि कितनी बार वो क्या कर रहा है, प्रोसेसर मेमोरी को रेफर कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेच भी इंक्लूड करना है। when it fetches and executes an indirect address mode instruction if the instruction is a computation requiring a single operand, a computation या comparison can also be there, comparison requiring two operands, ठीक है, तो कंपेयर करें टू ऑपरेंड्स को या कंप्यूट करें सिंगल ऑपरेंड की हेल्प से कुछ हम, ठीक है। तो देखिए जब भी हम फर्स्ट वाला केस देखें तो एक बार तो हम किसे यूज़ करें, इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। देन जो सिंगल ऑपरेंड है उसके लिए कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट एड्रेस मोड है तो हम कितनी बार मेमोरी को एक्सेस करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हम मेमोरी को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड जो पार्ट है हमारा बी पार्ट है, इसके लिए देखिए क्या रहेगा, पहले एक तो हम इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, देन 2 ऑपरेंड्स चाहिए तो 2 बार इस वाले को, इनडायरेक्ट एड्रेस मोड ही है, देन 2 टाइम्स सेकेंड वाले ऑपरेंड को, ठीक है, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, 3 टाइम्स, एंड बी का आंसर क्या आएगा, 5 टाइम्स। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग टू फ्लिंस टेक्सोनॉमी, ठीक है, फ्लिंस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे आर्किटेक्चर बनता है सिस्टम का वो क्या हो सकता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा दैट इज SISD सिस्टम्स, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा SIMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस की स्ट्रीम कैन बी 1 एज वेल एज मैनी, डेटा स्ट्रीम कैन बी 1 एज वेल एज मैनी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अगर 1 दोनों चीज़ें होंगी तो SISD रहेगा, 1 डेटा स्ट्रीम, मैनी आपका इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम रहेंगी तो MISD बन जाएगा, मैनी डेटा एंड 1 इंस्ट्रक्शन दैट इज SIMD, एंड MIMD इज मैनी डेटा स्ट्रीम्स आर देयर एंड मैनी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स आर देयर। तो देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इसका, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा सिस्टम्स कौन से होते हैं, वो कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं। देखिए जो हमारा अगर हम बात करें कंप्यूटिंग की तो वो पैरेलल होती है, साथ के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। तो पैरेलल में क्या है, बेसिकली मल्टीपल जो है आपके प्रोसेसर्स वर्क करें, तो एक ही चीज़ के मल्टीपल एक ही चीज़ को हम नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, मल्टीपल टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड एट वन टाइम, ठीक है। पैरेलल में क्या है, एक ही बार में हम मल्टीपल काम कर पा रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स यूज़ करके, ठीक है। तो देखिए SISD कंप्यूटिंग सिस्टम क्या है, जिसमें हम यूनी प्रोसेसर मशीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये यूनी प्रोसेसर मशीन है विच इज़ कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग ऑन अ सिंगल डेटा स्ट्रीम,
ठीक है। तो SISD क्या है, जिसमें यूनी प्रोसेसर है, सिंगल ही प्रोसेसर है और सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डेटा स्ट्रीम पर ही एक बार में वर्क हो रहा है। तो देखिए इंस्ट्रक्शन पूल है और डेटा पूल है, सिंगल सिंगल है और सिंगल ही प्रोसेसर है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगल इंस्ट्रक्शन इन मल्टीपल डेटा। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल प्रोसेसर मशीन है, ठीक है, एक प्रोसेसर नहीं है, वो यह मल्टीपल प्रोसेसर, ठीक है। जैसे डुअल कोर है, क्वाड कोर है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसर एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो SIMD सिस्टम कौन सा है, इस सिस्टम में ये सिस्टम कौन सा है, इट इज़ अ मल्टी प्रोसेसर मशीन कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग द सेम इंस्ट्रक्शन ऑन ऑल द CPUs, ठीक है। जितने भी CPUs हैं सब पे वो एक इंस्ट्रक्शन क्या हो सकती है, एग्जीक्यूट हो सकती है, बट ऑपरेटिंग ऑन डिफरेंट डेटा स्ट्रीम्स, ठीक है। तो और लेकिन ये ऑपरेट किस पे कर रहे हैं, डिफरेंट डेटा स्ट्रीम्स पे कर रहे हैं। जो इंस्ट्रक्शन है वो सब पे एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन डिफरेंट जो है रहेंगे डेटा स्ट्रीम्स रहेंगे SIMD के केस में। देन वी हैव MISD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा इज देयर, यही डेटा यहाँ जा रहा है और यही डेटा इस प्रोसेसर के पास आ रहा है, बट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, डिफरेंट है। सो देखिए यहाँ पे क्या, MISD कंप्यूटिंग सिस्टम इज अ मल्टी प्रोसेसर मशीन कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आर डिफरेंट on different PEs processing elements. PE means processing elements, but all of them operating on the same data set, ठीक है। जितने भी हमारे instructions execute हो रहे हैं वो same data set के ऊपर work कर रहे हैं। Next we have multiple instructions and multiple data systems. So MIMD system is a multi-processor machine which is capable of executing multiple instructions on multiple data sets. Multiple instructions are there, ठीक है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, एक ये इंस्ट्रक्शन आ रही है, एक ये इंस्ट्रक्शन आ रही है और मल्टीपल ही देखिए यहाँ पे ये डेटा जा रहा है, यहाँ पे कोई और डेटा जा रहा है, ठीक है। मल्टीपल डेटा है और मल्टीपल ही इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। सो इस केस में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं मल्टीपल डेटा सेट्स के ऊपर। ईच PE प्रोसेसिंग एलिमेंट इन द MIMD मॉडल है सेपरेट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्ट्रीम, ठीक है। हर जो प्रोसेसिंग एलिमेंट है इस मॉडल में उसके पास सेपरेट इंस्ट्रक्शन होगी और सेपरेट ही क्या होगा, डेटा स्ट्रीम होगा। Therefore machines built using this model are capable to any kind of application. Unlike SIMD and MISD machines, processing elements in MIMD machines work asynchronously, ठीक है। इसमें कैसे वर्क करें, asynchronously वर्क करें। सिंक्रोनस में क्या होता है, एक ही बार में सब में एक ही चीज़ जा रही है अगर, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग से वर्क करें, ठीक है। यहाँ पे जो इन्हें चीज़ चाहिए सेपरेट इंस्ट्रक्शंस है और सेपरेट ही डेटा स्ट्रीम्स हैं, सिमिलर नहीं जा रही हैं एक ही बार में सबके पास। सिमिलर होता है तो सिंक्रोनस होता है, एस सिमिलर, एस सिंक्रोनस, एसिंक्रोनसली मीन्स डिफरेंट, सेपरेटली इनके पास पहुंच रही हैं चीज़ें। फर्दर देखिए जो MIMD मशीन्स हैं जो हमने लास्ट में देखी हैं, MIMD मशीन्स, ये इन्हें कैटेगराइज किया होता है शेयर्ड मेमोरी MIMD और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी MIMD, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो देखिए शेयर्ड मेमोरी MIMD क्या होता है, ये टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स होते हैं। क्या होते हैं ये, टाइटली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स होती हैं। इसमें जितने भी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होती हैं वो कनेक्टेड होते हैं सिंगल ग्लोबल मेमोरी से, ठीक है। एक ही मेमोरी होती है और सभी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स उसी से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सभी उसको ही एक्सेस करते हैं। So communication between PEs in this model takes place through the shared memory. Shared memory के थ्रू इनका आपस में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी MIMD की बात की जाए तो इसमें लूजली कपल्ड होते हैं, मतलब उन आपस में कपलिंग, आपस में जो है रिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होते, लूजली कपल्ड हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी PEs होते हैं, प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं, उनकी सबकी क्या होती है, अपनी मेमोरी होती है, ठीक है। अपनी लोकल मेमोरी होगी सबकी, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू या IPC जिसे बोले हम, ठीक है। तो इंटर कनेक्शन नेटवर्क के थ्रू क्या रहता है, इनका आपस में कम्युनिकेशन रहता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है फ्लिंस टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर की क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो हमारे सिस्टम्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेसिंग मोड्स, जितना भी हमने आज कवर किया ये आप करिए ज़रूर, इसमें से 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।